दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत 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 सारे बच्चों ने, मतलब कि गिनती खत्म हो गई थी, इतने सारे बच्चों ने एक वीडियो की डिमांड करी, तो आपके लिए स्पेशल एक वीडियो एज सून एज पॉसिबल मैंने कंप्लीट किया है और मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूं कि विच स्पेशलाइजेशन इज द बेस्ट। कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए, एचआर लेना चाहिए, मार्केटिंग लेना चाहिए, आईटी, आईबी या ओएम, कौन सा स्पेशलाइजेशन, तो पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो भले थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मेरे को सारे स्पेशलाइजेशन की बात करनी है, मतलब आपके पूरी की पूरी करियर की बात करनी है। मैं हर एक बच्चे की जितनी भी मेरे पास क्वेश्चंस आए सबकी व्यक्तिगत बात भी करने वाला हूं और हर एक की डिटेल के अंदर बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको किसी से और पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आपको फाइनेंस में जाना है, आपको एचआर में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, या आईटी की फील्ड में जाना है, या आईबी की फील्ड में जाना है। इस वीडियो की मैं इतनी मतलब कह सकता हूं कि जिस हिसाब से मैंने डिजाइन किया तो ये आपको प्रॉपर आंसर दे देगा। तो वीडियो लंबा होने का केवल एकमात्र ये कारण रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा फीडबैक प्रोवाइड कराऊं जिससे आपको आपके करियर के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो अपना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को पता है हमने एक इवेंट कॉन्टेस्ट चला रखा है, चांस टू विन 1000 रुपीज। जी हाँ, अभी तक मेरे पास 25 से ज्यादा एंट्रीज आ चुकी हैं। इसके अंदर आपको मेरा एक फीडबैक रील बनाना है जिसमें मेरा वॉइस हो, मेरा फोटो हो, जरूरी नहीं आपकी वॉइस हो, आपका फोटो हो, वो भी जरूरी नहीं, पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, ये भी जरूरी नहीं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, 60 सेकंड की एक रील बना के मेरे इंस्टा पे या मेरी मेल आईडी पे बेकअप आनंद व्यास 123@gmail.com पे आपको मुझे मेल कर देना है। आपका अगर चांस रील अच्छी हुई हमारी टीम ने और मैंने फाइनलाइज करा तो आपको 1000 रुपीज का कैश प्राइज मिल सकता है। जी हाँ, कैश प्राइज। और लास्ट डेट है इसकी 30 यानी 30 अगस्त तक ये पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। तो मेरी इच्छा है कि आप सभी पार्टिसिपेट करें। एक फीडबैक का वीडियो तो मेरे लिए कम से कम बनाए जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ कुछ मेहनत हुई। तो आ जाते हैं आपके सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि सर एमबीए जो है इसके बाद हम जॉब पे ले जाएंगे, सभी जने जॉब के लिए जाएंगे, कुछ जने बिजनेस के लिए भी जाएंगे, तो सर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो जो पहली बात बता देता हूं, ये वीडियो एमबीए की जॉब्स अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब के परसेप्शन से है ना। बिजनेस का इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं, मतलब जिसने बना रखा है माइंडसेट कि मेरे को एमबीए करके बिजनेस करना है वो वीडियो बंद कर सकते हो। मैं कुछ भी इसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में, एमएसएमई इंडस्ट्री की फंडिंग के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला हूं। बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, एमबीए करते ही आपको लोन की स्कीम्स भी है, लेकिन उसके लिए अपन किसी दिन किसी और वीडियो में बात करें। इसमें 3 सेक्टर में आपको मेजर जॉब मिलती है। पहली है प्राइवेट सेक्टर में, दूसरी है गवर्नमेंट सेक्टर में, और तीसरी है अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं कि सर मैं तो टीचिंग लाइन में जाऊंगा आपकी तरह, पीएचडी करना चाहूंगा आपकी तरह, या मैं मेरा जो करियर है वो पीएचडी के लेवल में ले जाना चाहता हूं या आगे और पढ़ना चाहता हूं। तो इस वीडियो में मैं पीएचडी की भी बात नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात भी नहीं कर रहा हूं। एमबीए में एम्पल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स है। बहुत से टीचर्स, बहुत से फैकल्टी, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब एमबीए वालों के लिए भी होती है। और स्पेशलाइज्ड एमबीए एंड एचआर आईबीपीएस की वैकेंसी निकलती है, 35 ईयर मिनिमम एज होती है और बहुत अच्छा पैकेज होता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब और फर्स्ट ग्रेड की जॉब इसके अंदर निकलती है एमबीए के लेवल पे और बहुत क्रीम जॉब होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल बात है प्राइवेट सेक्टर में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से काम होते हैं और उन काम को करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, उसका मेरिट क्या है उस स्ट्रीम का, जैसे फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सब के बारे में डिटेल में बात। इस डिटेल में बात करने से पहले इस डिटेल में बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लेते हैं कि हमारे मिस्टर पिंटू भैया ट्रेन में बैठना चाहते हैं। किस में बैठना चाहते हैं? ट्रेन में बैठना चाहते हैं और उनको जाना है जयपुर से। वो अभी जयपुर में रुके हुए हैं और उनको जाना है जयपुर से, तो वो पहुंच गए भैया मिस्टर पिंटू रेलवे स्टेशन। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो वो पहुंच गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंच के उन्होंने उनको क्या बोला होगा?
भैया मेरे को टिकट दे दो, क्या बोला होगा, टिकट दे दो। तो जब उन्होंने टिकट की डिमांड करी होगी तो बताया होगा कि फर्स्ट क्लास का चाहिए, सेकंड क्लास का चाहिए, थर्ड क्लास का चाहिए या जनरल का चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आपको चाहिए, स्लीपर में चाहिए, कौन सा चाहिए और कहां का चाहिए। क्या बोला उन्होंने, कौन सा चाहिए और कहां का चाहिए, मीन्स के वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो। और बजट पूछ लिया होगा भैया कि भैया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एसी, कौन से एसी का चाहिए, स्लीपर का चाहिए, एसी का चाहिए, या आपको जनरल के डब्बे में जाना है, कैसे जाना है और कहां जाना है। तो उन्होंने बताया होगा कि सर मेरे को तो दिल्ली जाना है। जब उन्होंने बोला तब उस टिकट वाले खिड़की वाले ने उनको टिकट दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो पहले यह पता करना होता है कि हमें जाना कहां है। क्या पता करना होता है, हमें जाना कहां है। अगर आपको आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता, अगर आपको आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता कि आपको जाना कहां है, वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो, कि आपको पहुंचना कहां है। भैया मेरे को आज के 5 साल बाद, जैसे कि मेरी बात करा जाए ना, तो अप्रोक्स मेरे को 8th या 9th क्लास में लग गया था कि यार आनंद टीचर बनना है। मतलब बचपन से माइंडसेट क्लियर था। घर वालों के दबाव में एमबीए करी बनना, तो हम एमए करते, बीएड का कोर्स करते, ठीक है, लेकिन टीचर बनना है वो भी थोड़ा हायर लेवल का, कॉलेज टीचर बनना है, मतलब प्रोफेसर। पहले हमको पता नहीं था कि कॉलेज के टीचर को प्रोफेसर कहते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल का बच्चा इतना ही जानता। तो बचपन से माइंडसेट क्लियर था कि टीचर बनना। एमबीए करा मैंने आपकी तरह, एमबीए करा मैंने एचआर में, और मार्केटिंग मेरा माइनर था। इसमें मैं एक बात और बता देता हूं यहाँ पे कि माइनर सब्जेक्ट से आप कभी भी जाने नहीं जाओगे। माइनर एक एडिशनल आपका स्किल है, ये समझ लीजिए। जैसे मैं एमबीए एचआर का ही बंदा कहलाऊंगा, जो एमबीए मार्केटिंग का होगा वो मार्केटिंग का ही कहलाएगा। कौन से स्पेशलाइजेशन के साथ कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट है, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। कि अगर आपको पहले ये डिसाइड करना होगा आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, उसके बाद अपन ये डिसाइड करेंगे माइनर का कौन सा लेना है, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन से कोर्स करने। ठीक है, प्रोसेस है हर चीज की। तो एमबीए एचआर का बंदा था, एमएनसी में स्ट्रेट अवे जॉब लग गई। मतलब कि ठीक है, पिताजी का जैक था हमारे, तो स्ट्रेट अवे हम गए कंपनी में इंटरव्यू देने, और जस्ट मेरे से पूछा आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और अगले दिन से सर एचआर मेंबर हमने ज्वाइन कर लिया कंपनी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पिताजी ने उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमएनसी में 30 ईयर्स जॉब कर रखी, तो उनकी रेपुटेशन थी, उससे मेरे को जॉब लग गई। और एक माइंडसेट था कि अब मेरा लड़का भी यहीं पे 30 साल नौकरी करेगा, क्योंकि एमएनसी आज भी चल रही है, आज भी लोग वहां पे पैसे छाप रहे हैं। लेकिन मेरा बचपन से क्या सपना था कि अपन को टीचिंग की जॉब में जाना है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, देखो मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, टीचिंग की जॉब में जाना है। तो जब मैंने सोच लिया कि मेरे को टीचिंग की जॉब में जाना है, तो मेरे को वहां डिससेटिस्फेक्शन हो गया। समझ रहे, मतलब कि मेरे को एचआर की जॉब में मिल गई, एमबीए ने एचआर भी कर लिया, लेकिन मेरे को डिससेटिस्फेक्शन हो गया। नहीं, दिस वर्क इज नॉट सूट्स मी, कि मेरे को दिन भर बैठ के सैलरी बनाना, वेजेस बनाना, ओवर टाइम लगाना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ जॉब स्विच करनी। तो मैंने फिर आफ्टर 1 ईयर ऑफ एमबीए जॉब, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स की एमएनसी का एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे को और अच्छा करियर मिल सकता था। मैंने सब छोड़ दिया, जीरो पे आ गया और पीएचडी का कोर्स ज्वाइन कर लिया, और वहां पर किस्मत से स्कॉलरशिप में ज्वाइन हुआ, तो वहां भी स्टाइफन आने लग गया। वरना और 6-7 महीने तक की मेरी अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड रहा, जहां पे मैंने उस पीएचडी कोर्स के लिए तैयारी करी, उसके एग्जाम एंट्रेंस के लिए तैयारी करी। गेटिंग माई पॉइंट, सोच सकते हो 1.5 साल नौकरी करने के बाद एक लड़का जिसके लिए घर वाले लड़की देखना शुरू कर दिया है, वो नौकरी छोड़ के बैठ जाए और कहे कि आगे और पढ़ना है। तो हुआ, और फिर आपको आज रिजल्ट पता है कि मैंने पीएचडी भी हो गई, और उसके साथ आज उससे ज्यादा अर्निंग चल रही है जितनी मैं एमबीए करके करता। लेकिन डिपेंड था कि आपको आपके लाइफ का क्या पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां पर है। आज मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, मतलब गारंटी, मैं जब गारंटी लेता हूं तब आपको पता है कि वो 100% बात सही निकलती है, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस और पर्टिकुलर खुद के हिट एंड रन पे, मतलब ट्रायल करता हूं, इंप्लीमेंट होता है, और उसके बाद ही बात बोलता हूं। ये बोल रहा हूं कि आप भले फाइनेंस ले लो, भले एचआर ले लो, भले मार्केटिंग ले लो, भले आईटी ले लो, भले ओएम ले लो, मैं आपको बता सकता हूं कि महीने का 1 लाख रुपए आपके घर में कैसे आएगा।
और किन किन कोर्स को, किन किन स्किल को आपको उस सेक्टर में सीखना होगा जिससे महीने का कम से कम 1 लाख का पैकेज यानी 12 लाख पर एनम का पैकेज आपके पास आ सकता है। वो स्किल, वो काउंसलिंग, वो मैं चीजें आपको बता सकता हूँ। करना आपको ही है, देखो मैं केवल बताता हूँ, मेंटर हूं मैं, करना आपको ही है, सारा काम आपका ही रहता, सारी हार्ड वर्किंग आपकी रहती, मैं तो केवल मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। करना आपको है, लेकिन उसकी गारंटी ले रहा हूँ कि ये स्किल सीख ली, ये सेट सीख लिया, उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, उसके बाद कंपनीज वाले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको अप्लाई करने से पहले उनका कॉल आ जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है, इसको मेरी कंपनी में IB मैनेजर पे रिक्रूट करना है, ये मेरा बंदा है, इसको मेरे को फाइनेंस हेड पे रिक्रूट करना है। तो कौन से कोर्सेज हैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइफ का गोल आपको डिसाइड करना है। अब ये कैसे करेंगे सर? ये आपकी खुद की चॉइस, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस के ऊपर आधारित होता है कि मुझे मेरी लाइफ में जैसे पता था, तो आपको भी आपके बारे में कौन सी चीज करने अच्छी लगती है, उसी से आपके लाइफ का करियर गोल डिसाइड होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की, डिफरेंट करियर प्लान्स की, फाइनेंस, स्ट्रीम, मार्केटिंग, सब की मैं बात कर रहा हूं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहला मैंने सेक्टर उठाया फाइनेंस का, एक सेकेंड, हाँ, सबसे मैंने पहला सेक्टर लिया है फाइनेंस का। बच्चे कहते हैं कि सर फाइनेंस में बहुत स्कोप है, मैं कह रहा हूं हर सेक्टर में स्कोप है। फाइनेंस में प्राइम स्कोप इसलिए रहता है, क्या होती है पहले तो फाइनेंस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, याद रखिएगा। फाइनेंस की जो जॉब प्रोफाइल है, अगर आप उसको देखोगे सॉरी, थोड़ा सा खांसी आएगी, तबीयत नरम है, आप जानते हैं, ठीक है। टिपिकल ड्यूटीज, रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखनी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट करना होगा, बेसिकली बजट का पूरा भी काम होगा, जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है कंपनी का कि बजट कहां से आएगा, फाइनेंस की व्यवस्था कहां से होगी, कैश कहां से, क्या हम शेयर इशू करें, क्या हम डिविडेंड इशू करें, क्या हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें, क्या हम बैंक से लोन लें, हम कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करें, और पूरा का पूरा फंड कहां पे जाएगा, ठीक है। कोर डेटा वर्क है, कोर डाटा का वर्क है, मतलब कि इसके अंदर आपको थ्योरी पूरा का पूरा कंप्यूटर पे बैठ के डाटा समझना ही है। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल अच्छे नहीं लगते, वो फाइनेंस की जॉब में ग्रोथ नहीं कर सकता। आपको ये आज नहीं तो 3 साल बाद जब आप फाइनेंस सेक्टर में जाओगे समझ में आएगा, क्योंकि फाइनेंस इज बेस्ड ऑन नंबर्स। जहां पर जिस बच्चे को नंबर्स अच्छे नहीं लगते, वो फाइनेंस की जॉब के लिए बना ही नहीं है। किसी बच्चे ने मेरे से बोला था सर मैं फाइनेंस का सब्जेक्ट थ्योरी से पास हो जाऊंगा, मैंने कहा बेशक पास हो जाओगे, 50-50% का रेशो रहता है फाइनेंस के अंदर। आप 50% करके जाओगे, थोड़े से कुछ अदर सब्जेक्ट में 60-70% से आप फाइनेंस से जॉब ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप नंबर से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप डेटा से प्यार नहीं करोगे, आप इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि आपको सिंप्लेक्स आना चाहिए, इट डजंट मीन कि आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल आना चाहिए। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस है, सिंप्लेक्स का न्यूमेरिकल, ट्रांसपोर्टेशन का न्यूमेरिकल, है ना, असाइनमेंट का न्यूमेरिकल कहीं भी प्रैक्टिकली अपन यूज नहीं करते। इवन द फाइनेंस मैनेजर यूज नहीं करते, ऑपरेशनल मैनेजर यूज नहीं करते, ना कोई यूज होता है, लेकिन पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नंबर से प्रेम करना सिखा दिया जाए। क्योंकि अगर जिसको सिंप्लेक्स अच्छा लग गया ना, उसको ये रिपोर्ट पे तो बहुत अच्छी लगेगी, यानी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आई। फाइनेंस का बेसिकली अकाउंटिंग का काम होता है। फाइनेंस में बेसिकली आपको जॉब प्रोफाइल रहती है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालिसिस करना होता है, जिसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो एनालिसिस, बेसिक फंडे ये चलते ही हैं। बजटिंग का काम होता है। इसमें एक्सेल की स्किल बहुत प्राइम है। कौन सी स्किल? याद रखना, इसके अंदर जिस बंदे को एक्सेल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना है, जिसने भी MBA फाइनेंस का चूज कर लिया ना, वो MBA एक्सेल का एडवांस वो लेवल उसको आना चाहिए। टैली उसको आना चाहिए। भले आपको रिटर्न फाइल नहीं करना हो, भले आप CA ना हो, टैली आपको सीखना ही है। ये 2 कोर्स आपको करने ही हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस की स्ट्रीम में जॉब्स कहां कहां लगती है, आपकी कौन कौन सी पोजीशन पे लगती है। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एनालिसिस, फाइनेंस कंसल्टेंसिंग, मर्चेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइवेट रिटेल बैंकिंग, असेसमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, और एक गवर्नमेंट के अंदर हमारा बैंकिंग सेक्टर, यानी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक सभी फाइनेंस के बंदों को लेती है। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, आपने SIP का नाम सुना होगा। ये जो जितने भी फंड मैनेजर होते हैं ना, तो फाइनेंस मैनेजर होते हैं ना, केवल इतना सा इनको मान लो। मींस कि अगर कंपनी के फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, और ये सारी उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, ये सारा काम करते हैं। मैंने आपको काम बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया किन सेक्टर में लगती है। अब मेन आता है मुद्दा कि ये पोजीशंस तो आपको मिल गई, वो सेक्टर बताए, ये पोजीशन है, यानी कि आप क्या बनोगे। ऐसे तो शुरुआत में ट्रेनी ज्वाइन करते हैं,
फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल मैनेजर, बजट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कैश मैनेजर, अकाउंटेंट, ये सारी जॉब फाइनेंस के लिए होती है। अब इसमें थ्रेट्स क्या है, मीन्स कि फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, हर कंपनी में फाइनेंस सेक्टर की जरूरत होती है। सबसे बड़ा थ्रेट ये रहता है कि फाइनेंस जो है बहुत रिस्की जॉब है और ये हर कंपनी वाला आपसे कराए ये जरूरी नहीं है। यानी कि छोटी लेवल की कंपनी होगी, 1 करोड़ से कम की कंपनी होगी तो उसका फाइनेंस उसका बॉस ही देखता है। यानी आप अपने कॉलेज में इस तरीके से समझिए कि कॉलेज में फाइनेंस कौन देखता है, आपके जो कंपनी के मालिक होंगे, स्कूल के कॉलेज के मालिक होंगे वो देखते होंगे, यूनिवर्सिटी के मालिक देखते होंगे। क्या यूनिवर्सिटी का वीसी सर देखते? नहीं देखते। क्या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर देखते? नहीं देखते। वो केवल मैनेजमेंट देखते हैं। फाइनेंस का सारा टास्क ओनर्स अपने हाथ में रखता है। क्यों? क्योंकि वो एक क्रूशियल जॉब है, एक टीडियस जॉब है। लेकिन जब हम बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और कंपनीज के सेक्टर में जाते हैं तो फाइनेंस के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। वो कहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड मैनेजर यही तो करते हैं, वो आपका पैसा सेक्टर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हो कि आप सीखो सर, हमको नहीं आता। बट इसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या है फाइनेंस के सेक्टर में? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज कंपनी अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर हायर करना जाएगी या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी फाइनेंशियल मैनेजर हायर करना जाएगी तो वो सीए को हायर करेगी, ना कि वो एक बिग एमबीए फाइनेंस को हायर करेगी। वो एज ए अकाउंटेंट हायर कर सकती है, आपको टैक्स कंसल्टेंट हायर कर सकती है, लेकिन ऑथेंटिक सील आपकी सीए की ही लगेगी। तो सीए और सीएस दो आपके ऐसे बड़े थ्रेट है इस फाइनेंस सेक्टर में, जो आपको या तो इनकी डिग्री बाद में करनी होगी एमबीए करके। एमबीए फाइनेंस अगर आपने ले लिया तो ये डिग्री करनी होगी। देखो ये सारा बोल वचन है कि आप फाइनेंस में जाओगे, कंपनी में आपको डायरेक्ट फाइनेंस मैनेजर बना देंगे। अरे क्यों बनाएंगे? जब आपको कोई 12 लाख रुपए दे रहा है, एक सीए बंदा 6 लाख रुपए में काम करने को रेडी है, तो मैं सीए को रखूंगा ना भाई। उसकी सील की भी वैल्यू है, ऑडिट भी कर सकता है, वो जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकता है, वो आईटीआर के रिटर्न फाइल कर सकता है, वो कंपनी की ऑडिट कर सकता है, तो वो ही करेगा, वो ही क्यों रखूंगा ना मैं। मेरी तरफ सोचो, जो कंपनी की तरफ सोचो कि कंपनी आपको जॉब क्यों देगी। कंपनी इसलिए देगी आपने एमबीए फाइनेंस से कर रखा है, अरे बड़े कॉलेज से है, देती है। आईआईएम आईआईटी वालों को जॉब दे देती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिलियंट होते हैं। उनमें मैं ये नहीं कह रहा कि अपन ब्रिलियंट नहीं है या आप ब्रिलियंट नहीं है, मैं तो बहुत न्यू है ना, मैं तो खुद के ऊपर एक्सेप्ट करता हूं कि आई एम अ लर्नर ओनली। लेकिन उनके पास जो डिग्री है उसकी सील की वैल्यू रहती है, ये बात हमको याद रखनी है। चार्टेड अकाउंटेंट सीएस की सील की वैल्यू रहती है। तो सर क्या एमबीए फाइनेंस का कोई स्कोप नहीं? ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, स्कोप है, लेकिन आप टॉप लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते यदि आपने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए का कोई कोर्स नहीं कर रखा। इसके अंदर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट का कोर्स होता है, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का कोर्स होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का कोर्स होता है। इवन द बीकॉम ग्रेजुएट एंड एमकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन कॉम्पीट यू द एमबीए फाइनेंस। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। और टैक्स कंसल्टेंट जो रहते हैं, जिन्होंने टैक्स का डिप्लोमा किया है, दीज आर द थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इन्हीं के थ्रू आपको जॉब में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपका केवल, मैं ऑन कैंपस जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल बाद आप जॉब निकलने लग गए, एमबीए फाइनेंस से करा था सर, अब जॉब चाहिए, तो वहां देख रहे हो सीए खड़ा है एक इंटरव्यू देने और एक आप खड़े हो। अब खुद बताओ कि कैसे कर पाओगे उसको कॉम्पीट। भले वो सीए फ्रेशर हो और आप भले 5 साल के एक्सपीरियंस हो, सील तो उसी की काम आएगी, थप्पा तो उसी का लगेगा, बताओ कहां से कॉम्पिटिशन होता है। तो जिसको भी एमबीए फाइनेंस करना है उसको टैक्स कंसल्टेंट आना चाहिए, उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने आना चाहिए, उसको आईटीआर फाइल करने आना चाहिए, उसको डाटा से प्यार होना चाहिए, उसको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, उसको बजटिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। और वो इनमें से कोई भी कोर्स, भले सीएस ना करो, कोई चार्टेड अकाउंटेंट से, आईसीएआई इंस्टीट्यूट से कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स कर ले, या स्टॉक पोर्टफोलियो, सेंसेक्स निफ्टी के जो स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है सेबी के थ्रू, वो कर ले। 5-10 हजार का कोर्स होता है, बहुत स्कोप है पर उसमें। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि सर मैं फाइनेंस का बंदा हूं या मैं एचआर या मार्केटिंग या आईटी का बंदा हूं। ये अब आपका अंदर थोड़ा आंसर आना शुरू हुआ होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं एचआर की। और मैं जैसे कि खुद एचआर स्ट्रीम का हूं, मैं फाइनेंस का नहीं हूं इसलिए फाइनेंस के बारे में नेगेटिव बोला, ऐसा नहीं। मैंने वो बोला जो सच है। मैं आपको एक कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे फाइनेंस की सीटें खाली रह जाएंगी या फाइनेंस में ऐसा है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज ये नहीं कि आपसे मीठी बातें करूं, मेरा फर्ज ये है कि आपसे सच्ची बातें करूं।
ठीक है, तो यहां पर एचआर में आ जाते हैं। अब एचआर की जरूरत किसे होती है? जिस भी कंपनी का 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर है वो नॉर्मली एक एचआर का बंदा रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मेजर कंसर्न आता है कि हमारे लॉ में, लॉ का मेजर कंसर्न क्या है? लॉ वाला ये कहते हैं कि आपको पीएफ रिटर्न करना होगा, ठीक है। इसके अलावा पीएफ का रिटर्न के अलावा ईएसआई का एक सिक्योरिटी का चलता है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस का चलता है, एक पीएफ रिटर्न फाइल होता है, एक ग्रेचुइटी के प्रोविजन होते हैं, ठीक है, ग्रेचुइटी के प्रोविजन चलते हैं। तो ये एचआर का बंदा ही करता है नॉर्मली, और इसके साथ में ही वो सैलरी बनाने का काम भी कर लेता है। जैसे कि मैं एमएनसी में था, ठीक है, तो सैलरी बनाने का काम किसका था? एचआर वाले बंदों का था। वेरीफाई का काम केवल अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता था, मतलब जो बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट बंदे थे ना, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखते थे। मैं आपको एमएनसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम सैलरी बनाना नहीं है, वहां पे एचआर डिपार्टमेंट सैलरी बनाता है। सैलरी बना रहा है भैया, वेजेस बना रहा है, ठीक है। वेरीफाई का काम केवल वहां के डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अकाउंट्स में क्रेडिट करना, कैश है तो कैश बांटना, ओवर टाइम है तो ओवर टाइम बांटना, फंड मैनेजमेंट करना, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन एचआर वाला सैलरी बनाता है, वेजेस बनाता है, पीएफ रिटर्न का फाइल करता है, ईएसआई करता है, ग्रेचुइटी करता है। इसके अलावा एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर का काम करता है, एम्प्लॉय की ग्रीवियंस सॉल्व करता है, उसका रिक्रूटमेंट, डायरेक्टिंग, सिलेक्शन, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारा काम एचआर का होता है। यानी कि एचआर इज द बैकबोन ऑफ देयर इंडस्ट्री। जिस कंपनी में एचआर जितना स्ट्रांग होता है, मैंने देखा है, वो कंपनी के ग्रोथ की संभावना इतनी अच्छी हो जाती है, वो कंपनी उतनी ज्यादा एनलार्ज ग्रोथ करती है। क्यों? क्योंकि वो मैन पावर से ज्यादा काम पोटेंशियल करवा सकता है। स्ट्राइक नहीं होती कभी कंपनी में, कभी कंपनी में शटडाउन नहीं होता। देयर इज मेजर इशू इन दिस इंडिया, है ना। अपने भारत में एक स्ट्राइक और ये शटडाउन एक बहुत मेजर इशू हो गया है, ठीक है। और हर कंपनी में एचआर की जरूरत होती है। जैसे हर कंपनी में फाइनेंस के बंदे की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी में एचआर के बंदे की रिक्वायरमेंट है। एचआर का काम क्या है? बेसिक हायरिंग, इंटरव्यू, स्टाफिंग, एडमिशन, पे, बेनिफिट, लीव मैनेजमेंट भी काम इसका होता है, ठीक है। और फ्रिंग बेनिफिट देना, वर्कर कंपनसेशन देना, कोई केस हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में तो उसका निपटारा करना, आर्बिट्रेटर का काम करना, सब एचआर का होता है। मतलब देयर इज अ मीडियोकर बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। थोड़ी मेरी आवाज अलग जा रही है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, है ना, क्योंकि पोजीशंस। अब एचआर मैनेजर आपको बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, एचआर रिसोर्सेज, आईटी के अंदर भी काफी अच्छा स्कोप होता है, ठीक है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चल रहा है भाई, मतलब आज आपको मैं मेरा बताता हूं कि 2 कॉलेज के अंदर मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता हूं, ठीक है। तो बहुत आराम से वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ, मॉक टेस्ट ऑनलाइन हुआ, लेक्चर डिलीवरी ऑनलाइन हुई, ठीक है। तो ऑनलाइन चलता है। एम्प्लॉय एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफ बन सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से थ्रेड है? थ्रेड का मतलब वही लोग जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। पहला जो एचआर का काम है वो मल्टीटास्किंग का काम है। इसलिए एचआर में लड़कियां ज्यादा होती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं? इसलिए ज्यादा नहीं होती कि एचआर का काम सिटिंग का होता है। आपने घर पे माँ को देखा होगा, माँ खाना भी बना लेती है, बच्चों को पढ़ा भी लेती हैं, ठीक है, बाजार का भी काम कर लेती हैं। मेरी मदर तो टीचर हैं, तो वो टीचिंग की भी जॉब करते थे, मतलब गवर्नमेंट टीचर थे, रिटायर्ड हो गए, तो टीचिंग की भी जॉब करते थे, खाना भी बनाते थे, कभी कभी मुझे पढ़ाते भी थे, मारते तो रोज ही थे, ठीक है। तो और इस तरीके से मस्ती मजाक भी करते थे, बच्चों की दोस्त भी बन के रहते थे। तो मल्टीटास्किंग का काम होता था। कोई मेहमान आता था उसकी भी सेवा पूरी वो करते थे। तो एचआर इज अ मल्टीटास्किंग जॉब। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको फील्ड पे नहीं जाना, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको कंप्यूटर का काम नहीं करना, आपको सब करना है ना। आपको बाहर भी जाना है, पर्सनल मैनेजमेंट। एक लेबर बीमार हो गया, जब मैं कंपनी में था, लेबर कोई बीमार हो गया, कुछ इशू हो गया, तो कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव हम उसके घर पे गए, उसको फूड दिया, ठीक है, उसके प्रॉपर जो मेडिकल थे वो उनको अवेलेबल कराया, ठीक है। तो ये एचआर की जॉब है। अब आप कह नहीं सकते हो कि सर वो गांव में 8 किलोमीटर अंदर है, मैं कैसे जाऊंगा। कंपनी वाले बाइक दे रहे हैं तो बाइक से जाओ, नहीं तो बस पकड़ के जाओ, नहीं तो ऑटो करके जाओ, नहीं तो पैदल जाओ। लेकिन आपको यदि एम्प्लॉय के साथ दिल जीतना है उसका, आपको उससे काम करवाना है, तो आपको एचआर में ऐसे काम करने पड़ते हैं। थ्रेट आपका एमएसडब्ल्यू के कोर्स करने वाले, एचआर के कोर्स करने वाले, ठीक है। एमएसडब्ल्यू का पीजी में डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एचआरएम का डिप्लोमा होता है जो एमबीए से काफी सस्ता पड़ता है,
ठीक है। अदर एचआर के डिप्लोमा होते हैं, एचआरएम के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, इग्नू भी कराती है, एन नंबर्स ऑफ आईआईटी आईआईएम सब कराते हैं, ठीक है। अब इस पे भी बात करेंगे आईआईटी आईआईएम के कोर्स पे किसी दिन, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसलिए एमबीए में एचआर की जॉब होती है, क्यों? क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट का काम भी कर लेता है, वो स्टाफ को सैलरी भी बांट लेता है, वो ग्रेजुएटी का भी काम कर लेता है, वो पीएफ रिटर्न का भी फाइल कर लेता है, वो लॉ के भी उसको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अपन ने लॉ पढ़ा था ना, बिजनेस एनवायरमेंटल लीगल एस्पेक्ट, जो लीगल एस्पेक्ट का काम था वो एचआर वाले बंदों का है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि आप एचआर के बंदे हैं कि फाइनेंस के हैं। आपको बैठ के काम करना पसंद है, एचआर में कम्युनिकेशन भी है, एचआर में टेबल वर्क भी है, एचआर में एक्सेल भी है और एचआर में फील्ड भी है, ठीक है। एक्सेल तो आजकल हर जगह हो गया है ना। मैं कहता हूं कि हर बच्चे को एक्सेल का एडवांस लेवल का कोर्स तो करना ही चाहिए, आना ही चाहिए। कुछ नहीं आए पीपीटी बनाते बनाते ठहर जाते हैं, एमबीए में इतनी पीपीटी के प्रेजेंटेशन कराते हैं, कोई एक्सेल की एक वर्कशॉप नहीं कराता है यार। जिससे जॉब लगने वाली वो नहीं कराते, बस पीपीटी बनाना सिखा देते हैं। अरे पीपीटी ठीक है, पहले डेटा तो रिप्रेजेंट, डेटा क्रिएट करना सिखाओ। तो अगर नहीं सिखा रहे तो आप खुद करो एक्सेल का एडवांस लेवल कोर्स, ठीक है। लेकिन किसी सर्टिफाइड कंपनी से, सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, और कोशिश करो कि एनपीटीईएल से करो या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करो, ठीक है। तो उसका ज्यादा बेनिफिट बाद में मिलता है। आप कहीं और जाके कर लोगे, ऑनलाइन का कोर्स कर लोगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता। कोर्स बेस पे भी बात करेंगे। तो अब अपन ने दो स्ट्रीम मैंने आपको बता दी, एचआर बता दी और फाइनेंस बता दी, जिसमें अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको लाइफ के अंदर एज ए एचआर मैनेजर बनना है या एज ए फाइनेंस मैनेजर बनना है, क्या करना चाहते हो। टेबल पे बैठ के आराम से दिन भर डेटा पढ़ना चाहते हो या लोगों से बात करना रोज एक नई प्रॉब्लम लेकर आता है। एचआर के बंदे को रोज एक नई प्रॉब्लम मिलती है और रोज उसका सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केटिंग फील्ड में। यहाँ के बंदे बहुत मस्त मोला होने चाहिए, मतलब कि एक यूजर फ्रेंडली, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल होता है वैसे होने चाहिए। इसकी जरूरत कहाँ होती है? वहां मैंने 10 लाख बोला था, या तो 5 लाख। मैं कह रहा हूं कि आज छोटी से छोटी कंपनी जिसका टर्नओवर भले जीरो ही हो, वो एक मार्केटिंग का बंदा जरूर हायर करती है। डिजिटल मार्केटिंग एक एकदम प्राइम एस्पेक्ट आया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि अगर मैं कहूंगा मेरे को आज सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है, तो मैं 20-25 हजार उसको ऐसे ही दे सकता हूँ, एक छोटी सी फॉर्म होने के कारण भी। अगर कोई बड़ा सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आज आपकी यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी 12 से 15 लाख रुपए नॉर्मल यूनिवर्सिटी पेड करती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप कंपनी में चले गए तो भाई मजा आ जाता है। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर की, मार्केटिंग ट्रेनी की नहीं। तो अपन तो ट्रेनी में ज्वाइन होंगे क्योंकि अपन एमबीए फ्रेशर हैं। तो अपन जब एमबीए फ्रेशर हैं तो कैसे उसका करियर प्लान करना है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे उसको अचीव करना है, पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला जॉब प्रोफाइल क्या होता है? मार्केटिंग कैंपेन बनाना, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, प्रमोट करना बिजनेस को। मार्केटिंग का मतलब ही है प्रमोशन, ठीक है, एंश्योर करना। और फ्रेशर जो, ये तो मैनेजर करेगा, फ्रेशर को करना है सेल्स, कैसे भी करके एन केन प्रकार है उसको क्या करना है, सेल और टारगेट अचीव करना है। बैंकिंग में मार्केटिंग की जॉब होती है, कासा उसको बोलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपनिंग, रिलेशनशिप मैनेजर। अकाउंट्स खुलवाने हैं, अकाउंट्स खुलवाने हैं, अकाउंट्स खुलवाने हैं। यानी कि आपको मैं अगर बैंक का टारगेट बताऊं तो बैंक का टारगेट होता है करीबन एक नॉर्मल बैंक का 20 से 25 अकाउंट, 20 से 25 अकाउंट। आप पूछ लीजिएगा किसी भी बैंक में जाके अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। 20 से 25 अकाउंट ओपनिंग इन अ मंथ। यानी कि अगर आपने एक ऐसे एमबीए फ्रेशर ज्वाइन करा तो वो कंपनी वाले आपके ऊपर दबाव डालेंगे, बैंक वाले आपके ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि आपको 20 करंट अकाउंट खोलने हैं। यानी 20 हर महीने आपको नए बंदे ऐसे चाहिए जिनका उस बैंक के अंदर अकाउंट ना हो और दूसरे उस बैंक को छोड़ के आपकी बैंक में आ जाए, ठीक है। टेक्निक है। और इसके अलावा इंश्योरेंस, यानी कि एक बैंक के पास करीबन 26 से 27 प्रोडक्ट होते हैं, कोर प्रोडक्ट। और अगर बड़े प्रोडक्ट की बात करो तो 65 अराउंड कोर प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन, गोल्ड लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। आजकल तो एन नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट आ गए। म्यूचुअल फंड में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो एन नंबर्स ऑफ द फील्ड आ गए। तो मार्केटिंग के लिए तो सबसे ज्यादा हायर पैकेज, कोई कहता है ना कि सबसे ज्यादा अगर सैलरी ज्यादा किसी को मिलती है शुरू से ही शुरू से स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो वो फाइनेंस के बंदे को नहीं, एचआर के बंदे को नहीं, मार्केटिंग के बंदे को मिलती। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स सब इक्वल हो जाते हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर सबका सैलरी पैकेज लगभग इक्वल होता है। लेकिन शुरुआत से जो पैसा छाप रहे होते हैं वो मार्केटिंग के बंदे होते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए भैया? गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश होना ही चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन तो मस्ट रहता है इसके अंदर, वो भी होना चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर आप एमएनसी में जाओगे, अच्छे सैलरी की डिमांड करोगे, तो वहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन मांगेंगे, आपको वहाँ प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ भी डेटा प्रिपेयर करना है, एक्सेल वहाँ भी काम आएगा। कौन कौन सी जॉब पोजीशन होती है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग का काम करते हैं, एनालिटिकल मार्केटिंग का काम करते हैं, चैनल हेड होते हैं, ब्रांड मैनेजर होते हैं, एसेट्स मैनेजर होते हैं, मीडिया प्लानर होते हैं। ये मीडिया प्लानर आज नई जॉब क्रिएट हुई है, मतलब अभी मतलब 5-7 साल से ये जॉब बहुत बूम पर रही है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजर, जैसे कि मैं एक फेसबुक पे पोस्ट डालूं या यूट्यूब पे ऐड चलाऊं, इसकी कैंपेनिंग करनी है, एक मार्केटिंग का बंदा भाई दिन भर फेसबुक पे ऐड डालता है, उसको ट्रैकिंग करता है, उसका रिजल्ट आउटकम निकालता है, उससे कॉल करता है। आपके पास जब आपने एमबीए करा होगा तो किसी कंपनी कॉलेज वालों से फोन आया होगा, सर आप एमबीए करना चाहते हो, आपने इंक्वायरी करी थी, हमारी वेबसाइट पे करी थी, गूगल पे करी थी, हाँ 5 वेबसाइट का नाम ले लेंगे, यहाँ पर आपने जाके इंक्वायरी करी थी ना, हाँ तो सर बताइए कौन सी स्ट्रीम में करना है, अरे सर इतना पैकेज है, ये पैकेज है। तो यही सारी बात मार्केटिंग के वो बंदे आपके साथ कर रहे होते हैं, और ये मीडिया प्लानर का काम होता है वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोबेबल आउटकम देना। इसमें डेटा की भी कैटेगरी रहती है, एक कैटेगरी का डेटा जो बिल्कुल हॉट डेटा, आप प्रोडक्ट बेचो, वो एडमिशन लेके चला जाएगा बच्चा, क्योंकि मैं कॉलेज में हूं तो मेरे को पता है, कि यूनिवर्सिटी में हूं तो मेरे को पता है कि किस तरीके से काम कराया जाता है, कौन से डेटा को क्या कहा जाता है। गूगल, मैं आपको बताऊं, गूगल 250 रुपीज अप्रोक्स चार्ज करता है, 250 to 269 सिंगल लीड। यदि आप आज गूगल पे जाके किसी कॉलेज का नाम सर्च करोगे और उसका एक डेटा फिल कर दोगे, आनंद व्यास, मोबाइल नंबर और धड़ एड्रेस और MBA in HR सर्च कर दी इंक्वायरी, गूगल उस डेटा को 260 रुपए के अंदर अप्रोक्स बेच रहा है। कितने रुपए में? यानी कि आपका इतना डेटा इतना वैल्यूएबल है, वो कॉलेज वाले, आपकी यूनिवर्सिटी वाले वो डेटा 260-70 रुपए में खरीद रहे हैं, 50 से 70 रुपए की रेंज होती है उसकी है ना। तो आपको समझ में आया होगा मार्केटिंग का काम क्या है। मार्केटिंग का काम है मल्टीटास्किंग होना, कम्युनिकेशन स्किल होना, ऑलवेज ऑन द फील्ड, मतलब 85% ऑफ द फील्ड होता है। आपको कभी भी होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए कि आज मेरे को घर रहना है, आपको ऑल ओवर इंडिया टूर के लिए रेडी, ऑल ओवर वर्ल्ड टूर के लिए रेडी होना चाहिए। आपको कभी ये भी नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को सुबह, जैसे मेरा है कि इस टाइम अगर मेरे को खाना नहीं मिलता है तो आई एम फूड लवर, है ना, बेसिकली थोड़ा मोटे नहीं है लेकिन फूड लवर है, इस टाइम खाना नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम मूड खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग में वाले बंदे को कभी भी कहीं भी फिजिकली वो फिट होना चाहिए। बॉयज गर्ल कोई वो नहीं है इसके अंदर कि गर्ल्स के लिए जॉब भी होती है, बॉयज के लिए कोई भी जॉब गर्ल्स के लिए नहीं है और कोई भी जॉब बॉयज के लिए नहीं है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। नाउ इज द करंट एरा वेयर द जेंडर बायसनेस इज लिमिटेड, और होती है बट बड़े लेवल पे, फ्रेशर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़े लेवल पे बहुत मैंने एमएनसी में देखते हैं। देखो जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, भले कितना ही हम कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आगे जाके उसमें दिक्कत आती है और ये नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे समय बदल रहा है। तो मुद्दा आता है कि मार्केटिंग की जॉब आपको तभी कर सकोगे जब आपको इजी टू कम्युनिकेट हो, इजी टू लोकेट हो, आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको फूड का ऐसा नहीं है कि आज ये जो मिल जाए वो अच्छा, आपको मनी माइंडेड हो कि पैसा आज चाहिए यार, पहले जीवन में मेरे को पैसा कमाना है सबसे पहले। सेकंड, आपको फ्लुएंट आंसर, फ्लुएंट, जैसे कि मेरे से बच्चे बात करते हैं तो मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूँ। खैर मैंने 12-15 साल में सीखा, लेकिन आपको आपके 2 साल के अंदर ये ट्रेन होना है कि कोई भी बंदा, कितनी भी बार आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, प्रोडक्ट की सेल करना, जैसे नॉर्मल एग्जांपल है पेन सेल करना बताओ, बॉटल सेल करना बताओ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आपको लगता है कि ये जॉब्स आपके लिए बढ़िया है तो मार्केटिंग का स्कोप आपके लिए ट्रिमेंडस है। आप इतना पैसा छाप सकते हो जिसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। टारगेट सेल रहती है, एजेंट बन जाओ, मैं कह रहा हूं कंपनी में काम मत करो, एजेंट बन जाओ किसी भी कंपनी के। एफिलिएटेड मार्केटिंग, आज अमेज़न पे घर बैठे लोग 1-1 लाख रुपए छाप रहे हैं केवल एफिलिएटेड मार्केटिंग के। आपने बहुत सारे वीडियोस में लिंक देखे होंगे कि ये चीज बाय करो, तो जैसे वो बाय करते हैं उनको कुछ कमीशन मिलता है। एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा एरा बन गया है, घर बैठे कमा रहे हैं लाखों रुपए। केवल मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, इजी टू लोकेट होने चाहिए, एक फ्री माइंडेड होना चाहिए और ओपन माइंडेड। ठीक है, घूमो फिरो एंजॉय करो, गेटिंग माई पॉइंट। अब आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में। ये नई स्ट्रीम है, नई स्ट्रीम इसलिए कि ये पहले बहुत कम बच्चे प्रिफर करते थे, अब बहुत बच्चे प्रिफर करने लग गए हैं मेक इन इंडिया कंसेप्ट के बाद, है ना। क्यों? जिस भी, और इसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, मैंने मार्केटिंग में आपको थ्रेट नहीं बताया, क्योंकि मार्केटिंग का थ्रेट केवल उसकी कम्युनिकेशन है। जो बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है वही मार्केटिंग में, अगर मैं इसकी थ्रेट की बात करूं, लिखा हुआ तो आया नहीं वैसे, मार्केटिंग की थ्रेट की बात करूं तो कोई भी बंदा मार्केटिंग कर सकता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। वो MBA
जैसे कि कहा जाता है, आप एमबीए किसी से भी कर लो, आपको करनी भैया मार्केटिंग ही है। फाइनेंस का काम भी करोगे तो करनी मार्केटिंग ही है, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। अगर आप सेल्स कर सकते हो तो कंपनी के काम के, नहीं कर सकते तो कंपनी के कोई काम के नहीं। आप सैलरी भी देखो लेकिन सेल्स का भी टारगेट अचीव करो। तो मार्केटिंग के थ्रेट आपका हर कोई है ना, और कोई भी नहीं। यदि आप अच्छे हो तो कोई भी नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस, इसकी जॉब लगती है एमएनसी में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी, ये भी रिस्क मैनेजमेंट करता है, कॉर्पोरेट ऑडिटिंग का काम करता है, एमबीए आईटी इंटरनेशनल बिजनेस ग्रेजुएट भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो बीबीए करे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें थ्रेड भी है और मार्केटिंग सेल्स डायरेक्टर भी बन सकते हो। इसके अंदर जो कोर जॉब लगती है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लगती है। किस में लगती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसकी कोर जॉब लगती है। इसके थ्रेड्स कौन से भैया, बीबीए करने वाला भी, बीबीए एंड आईबी, बीबीए एंड इन आईबी, सॉरी, बीबीए इन आईबी, बीबीए इन आईबी, वो भी आपके लिए थ्रेट है। भले आपने एमबीए कर रखा है लेकिन वो भी कर रखा है, क्यों, क्योंकि वो आपसे कम सैलरी में लगेगा। और हो सकता है वो आईआईएम से किया हुआ हो सकता है वो किसी अदर इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो सकता है कि उसका कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ हो। बीए के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिन्होंने उसके अंदर डिप्लोमा कर रखा हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस जिसको अंदर सीखना है, जिसको इसके अंदर जाना है, इसकी सैलरी तो एमबीए इन मार्केटिंग से भी ज्यादा होती है, ईमानदारी से बता रहा हूं। मतलब एक ड्रीम जॉब होती है कि इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी लगती है, अगर लग जाती है तो सबसे बड़ा आता है इसमें चैलेंजेस डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का। जर्मनी, फ्रेंच, ये 2 लैंग्वेज, जापानीज 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और चाइनीज। अब जो है वो चाइनीज की, जापानीज की, जर्मनी की, फ्रेंच की, ये 4 लैंग्वेज आपको आती है तो भैया आपका आईबी के अंदर उस इंटरव्यू में सिलेक्शन फिक्स्ड है। विधि का विधान है। आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हो, ये 4 लैंग्वेज जिसने सीख ली है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, है ना, इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश है ही, और अपनी जो लोकल लैंग्वेज हिंदी चल रही है, मारवाड़ी चल रही है, गुजराती चल रही है, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि एमएनसी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सके इंटरनेशनल, क्रॉस बॉर्डर्स। यानी कि अब मेरे को चाइना वाले से कम्युनिकेट करना है तो अगर मैं चाइनीज में कम्युनिकेट करता हूं तो वो मुझे अपना समझता है। हर जगह होता है। गुजरातियों से आप गुजराती में बात करो, मारवाड़ियों से मारवाड़ी में बात करो, मराठियों से मराठी में बात करो, लगता है कि कोई अपना है, ठीक है। यूपी वालों से हमने, और भैया क्या हाल है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना जैसा लगता है। क्यों, क्योंकि वो कम्युनिकेशन बैरियर रहता है। तो जिसको भी कम्युनिकेशन अच्छे से आती है वो आपके लिए थ्रेट बन जाता है। और ये गोल्डन जॉब्स होती है, इसकी जॉब्स कम होती है। मीन्स कि अगर मैं पूरे एमबीए में बात करूं इतनी जॉब्स की, तो आईबीए की, आईबीएम की, जो आईबी सेक्टर की जॉब्स हैं वो इतनी सी जॉब्स क्रिएट होती है, यानी कि मुश्किल से 10%। लेकिन ये क्रीम जॉब्स होती है। क्रीम जॉब समझते हैं, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब, हाईएस्ट लेवल ऑफ सैलरी। यानी कि अगर एमबीए मार्केटिंग का पैकेज लगा 12 लाख का, ठीक है, वैसे इतना लगता नहीं है, ठीक है, अगर अपन नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, फिर भी मैं मान लेता हूं 12 लाख का, तो ये 2x पे जाएगा, यानी हाईएस्ट 24 लाख इसका आराम से लग जाएगा। अब कोई कहेगा सर हमारे कॉलेज का तो प्लेसमेंट 25 लाख का रहा है, आपने कैसे कह दिया? तो मैं कहूंगा बेटा कितनों का रहा है? क्या कॉलेज का प्लेसमेंट 100% रहा है? और कितनों का रहा है? क्या उस बच्चे में वो क्वालिटी थी कि उस कॉलेज में वो क्वालिटी थी? अगर उस कॉलेज में वो क्वालिटी थी तो सबका लगना चाहिए था, और उस बच्चे में क्वालिटी है तो वो बच्चा कहीं से भी पैकेज फोड़ लेगा। इतना मैं जानता हूं। मेरे स्टूडेंट आज लंदन में, न्यूयॉर्क में, काफी खुशी होती है, 1-1 करोड़ के पैकेज पे बैठे हैं, बीटेक करे हुए। मैं पहले बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, उनके एमबीए के सब्जेक्ट को पढ़ाता था, 1-1 करोड़, 1.25 करोड़ के पैकेज पे बैठे। मेरा भी 1.25 करोड़ का पैकेज नहीं है, लेकिन मुझे काफी खुशी होती है उनकी तरक्की देख के कि हाँ, और वो भी रेस्पेक्ट करते हैं जब कभी मिलना उनका इंडिया आता होता है तो उस बच्चे में क्वालिटी थी, इसलिए उसको हमारे कॉलेज से, मैं कह नहीं रहा हूं कि कॉलेज बुरा या अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस बच्चे के अंदर क्वालिटी थी, क्योंकि उसके बैच में तो 400 स्टूडेंट थे, सबका तो 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगा। तो इसलिए सबका लगे ना लगे, अपना लगना चाहिए, और अपना तब लगेगा जब अपनी स्किल इंप्रूव होगी, ना कि पड़ोसी की, ठीक है। तो ये क्रीम जॉब है, एक जॉब है जहां पर अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी हैं, जहां पर आप मूव होने के लिए रेडी हैं, जहां पर आप वापस से बातचीत करने के लिए रेडी हैं, यानी कि मार्केटिंग का ही काम होता है इसके अंदर बेसिकली, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एक्सेल में आपको स्किल सीखनी होगी, ठीक है, ग्लोबल टीम के साथ काम करने के लिए रेडी है, तो आपके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि एमबीए आईबी बहुत बढ़िया, बहुत, मैं कहता हूं कि
इससे बढ़िया कोई एमबीए की स्ट्रीम नहीं। अगर ये बंदा किसी को 4 लैंग्वेज आती है, अगर कोई बंदा एक्सेल में एडवांस लेवल सीखा हुआ है, अगर उसकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन बहुत हायर है, यदि उसको पीपीटी बनाने का नॉर्मल लेवल है, लैंग्वेज है, वो सप्लाई टीम बिल्डिंग लीडरशिप की नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, तो यहाँ पर वो हर इंटरव्यू निकाल सकता है। गवर्नमेंट में भी बहुत निकलती है, ठीक है। जितने भी एम्बेसी होती है ना, जितनी भी एम्बेसी है अपने यहाँ पे भारत के अंदर, जितने भी देश हैं उन सबकी एम्बेसी है दिल्ली में, आप सबको पता होगी। एम्बेसी यानी राजदूत, वो राजदूत का नियुक्ति होती है, एम्बेसडर वहां पर रहता है, ठीक है, जो उसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। उसके वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब हमेशा अवेलेबल रहती है और वैकेंसी खाली रहती है। मतलब आज मगर मैं कहूँ को भैया अपन को हिब्रू सीखनी है, अपन को वो सीखनी है, जर्मन सीखनी है, तो जर्मनी में आपने पूरा, आप देखोगे आसपास का जो एरिया देखोगे ना, 50 किलोमीटर के रेडियस का, दिल्ली छोड़ दो केवल, ठीक है, नोएडा छोड़ दो केवल, दिल्ली नोएडा का एरिया छोड़ दो, हमारे इधर आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, या इधर आ जाओ एमपी में आ जाओ, या यूपी में और इधर कानपुर साइड में आ जाओ, आपको 50 जर्मन वाले नहीं मिलेंगे जो परफेक्ट जर्मन बोल सकते हो, 50 ऐसे नहीं मिलेंगे जो जापानीज बोल सकते हो। दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि आईबी का सेक्टर बहुत धमाकेदार सेक्टर है, लेकिन उसमें धमाकेदार मेहनत भी है, क्योंकि एक लैंग्वेज सीखने में एक बच्चे को 4 से 5 साल लग जाते हैं। यदि आप आज सोच रहे हो कि मैं फ्रेंच सीख जाऊंगा 2 साल के अंदर, तो भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर पारंगत होना, उसको लिखना सीख सकते हो, बोलने में बहुत टाइम लग जाता है ना। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। ये भी नया सेक्टर है और ये डिजिटल मार्केटिंग के कारण काफी फेमस हो गया। मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग आज हर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कंपनी की नीड हो गई है। यूट्यूब पे आपको जो ऐड देखने मिलते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का नतीजा है। फेसबुक पे जो आप ऐड देखते हो वो डिजिटल मार्केटिंग का नतीजा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आईटी सेक्टर्स की कंपनी है जिसका 15 लाख से टर्नओवर ज्यादा होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि एक तो ये सस्ती होती है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, व्यापक होती है, इससे ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो आईटी के अंदर आपको काम क्या करना होगा, इसमें स्टडी, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट, सपोर्ट, मैनेज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आपको बनाना है एक ईआरपी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, जी हाँ, सही सुना आपने, सॉफ्टवेयर। अगर आपने आईटी में एमबीए करा तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना, लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा, डॉटनेट, पीएचपी, C++ आनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मेरे को आईटी में करियर बनाना, अच्छा, मैं करियर बनाने की बात है ना शुरू से इसलिए कर रहा हूं कि करियर बनाना यानी मैनेजर बनना। रिक्रूटमेंट के लिए, फ्रेशर बनने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए भैया, बीसीए का डिप्लोमा ही चाहिए। तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना, एक ईआरपी सिस्टम, लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप करना आना चाहिए अगर आप आईटी में सोच रहे हो तो, ठीक है। इसमें जॉब प्रोफाइल है प्रोजेक्ट मैनेजर की, प्रोडक्ट मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ये बेसिकली इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। इसके थ्रेड्स क्या है? इसके थ्रेड, सबसे बड़ा थ्रेड तो होता है बीटेक एमटेक वाले, जो सीएस का डिप्लोमा लेके बैठे हैं और एक एमबीए वाला पहुंचा वहां पे कंप्यूटर का, सर मैं आईटी में करके आया हूं, तो भैया बोलेगा भैया तेरे पास बीटेक है। जिस बंदे का बीटेक सीएस में है ना, मैं कह रहा हूं उसको आंख बंद करके आईटी में करना चाहिए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में करना चाहिए। भैया तुम्हारे करियर में 4 चांद लग जाएंगे, तुमने बीटेक सीएस में कर रखा है, तुम्हारे पास एक मास्टर डिग्री हो गई जो सीएस के लेवल की है, जो एमटेक के लेवल की है, अलग ही स्वैग में रहोगे, मतलब कंपनी के अंदर अलग ही तुम्हारा टशन रहेगा, तुम्हारी जॉब पोजीशनिंग बहुत हाई होगी। एमसीए वाले बंदों के बिल्कुल बहुत ऊपर चले जाते हो। एक तो तुमने बीटेक कर रखा सीएस में, यानी कि एक टेक्निकल डिप्लोमा है, और दूसरा फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा आ गया, कहां पहुंच गया, डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट में पहुंचता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर बनाना भी आता है, आप हार्डवेयर भी कर सकते हो, आप सारा डाटा का काम भी कर सकते हो, ईआरपी के बग्स भी निकाल सकते हो, ईआरपी सॉफ्टवेयर के बग्स भी निकाल सकते हो, फायरवॉल भी चेक कर सकते हो, लेन वायर, ये तो सब बच्चों के काम है आपके, ठीक है। और अदर आईटी के जो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स रहते हैं वो इसके थ्रेड रहते हैं, लेकिन अगर कोई बीटेक का बंदा है तो उसको आईटी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट ही चूज करना चाहिए। मैं उसको, मतलब मेरी ओर से यही राय है, क्योंकि एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग क्यों करें जब वो ही उसकी फील्ड के अंदर ही बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। समझ में आया। और इसके अंदर भी पूरा डेटा का काम होता है, इसके अंदर पूरी सिटिंग जॉब होती है, मतलब कंप्यूटर ऑफिस में बैठना है। इसके अंदर तो एसी ऑफिस और मिल जाता है, भले एचआर वाले को मिले ना मिले, क्योंकि इसमें सर्वर लगा रहता है, सर्वर का टेम्परेचर सेट रहता है, तो इसके अंदर क्या मिल जाता है, एसी ऑफिस मिलता है, और उसी के अंदर आपको लैन वायर, वेन वायर सही करने हैं, डाटा नेटवर्किंग का काम करना है। हो सकता है 12 घंटे लग जाए, हो सकता है 14 घंटे लग जाए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वर्कलोड इसके अंदर लिमिट में रहता है। आप देखेंगे आप, बहुत अच्छी जॉब है और बहुत हाई सैलरी में जाता है। ये भी एक क्रीम जॉब में आता है और हाई सैलरी में जाता है। बस इसमें आपको क्या आना चाहिए, लैंग्वेजेस आनी चाहिए, वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मारवाड़ी, जर्मन, फ्रेंच, वो वाली नहीं,
.NET, C++, जावा, PHP, ठीक है, वर्डप्रेस पे काम करना आना चाहिए, वेबसाइट बिल्डिंग आना चाहिए, एप्लीकेशन बिल्डिंग आना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन में भी एंड्रॉइड और जो iOS पे बिल्ड चलती है वो आना चाहिए। ये सारी की सारी बेसिक फंक्शंस आपको आने चाहिए अगर आप MBA एंड IT सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। लास्ट है हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम 15 लाख से हर कंपनी में एक ऑपरेशनल मैनेजर की जरूरत होती है। मेरे पापा जी थोड़ा सा, हाँ, आवाज निकलने में दिक्कत होगी। मेरे पापा जी, हम बोलते हैं पिताजी, हमारे पिताजी जो हैं वो ऑपरेशनल मैनेजर थे। वो ऑपरेशनल मैनेजर फिनिशिंग इंचार्ज से रिटायर्ड हुए, फिनिशिंग हेड तक रहे, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो जैसे हर फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है, HR की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। जो भी कंपनी प्रोडक्शन का काम करती है, जो सेल्स का काम करती है लाइक बिजनेस यूनिट, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो भी प्रोडक्शन करती है कुछ भी A to Z उसको एक प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। और ये प्रोडक्शन मैनेजर पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटी फुलफिल करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिकली कैसे प्रोडक्शन होगा, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कौन सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा, कौन कौन सी मशीन पे कितना जॉब टाइमिंग लगेगा, ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन, यही तो सिंपल, यही तो सब कराया, गेम थ्योरी, यही OR के अंदर। QTM को पहले OR ही बोलते थे, ठीक है। इसके थ्रेड्स कौन से? थ्रेड्स वो बंदे हैं जिन्होंने बीटेक इन ऑपरेशन में कर रखा है, यानी बीटेक के अंदर भी टेक्निकल में कोई कोर्स कर रखा है, एमटेक के स्टूडेंट है, और किसी ने कोई स्पेशल, जैसे कि स्पेशल कोई प्रोग्राम कोर्स कर रखा है, टेक्निकल प्रोग्राम कर रखा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिप्लोमा होता है, प्रोडक्शन में डिप्लोमा होता है, वो कर रखा है, वो थ्रेड्स है। लेकिन इसके अंदर मेन क्या है, आपको रहता पड़ता है फील्ड में। फील्ड मतलब फैक्ट्री में, सॉरी, यहां पर आपकी फैक्ट्री फील्ड, और फैक्ट्री में जहां पे मशीन हो रही है वहां पे हाई नॉइस रहता है, 24 आवर्स प्रोडक्शन चलता है। कौन से आवर्स? 24 आवर्स प्रोडक्शन चलता है। 24 आवर्स नॉर्मल, हर होंडा, टोयोटा, मारुति, सब MNC में 24 आवर्स प्रोडक्शन चलता है। शिफ्टों में आपकी जॉब होती है, फैक्ट्री में रहना होता है, वर्कर से काम करवाना भी होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी करना होता है। रोज प्रोडक्शन को लेके n नंबर्स ऑफ थिंग्स आप फेस करते हो, डिफिकल्टी फेस करते हो, लेकिन एक अच्छी जॉब रहेगी, एक स्टेबल जॉब रहती है, क्योंकि इसके अंदर छटनी नहीं होती, अधिकतर छटनी नहीं होती, क्योंकि ये मेन जो होते हैं, ये किसी बंदे को मैंने 2 साल लगा के कोई काम सिखा दिया तो फिर मैं उसको हटाता नहीं हूं जब तक वो कोई मेजर गलती ना कर ले, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी नहीं निकालती, अच्छे से जॉब लेती है, एक सिक्योर्ड जॉब होती है, एक अच्छी हाई अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपके अंदर एक टेक्निक आ जाती है। तो अगर जैसे किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो आपकी 5x तक ग्रोथ हो सकती है। कितनी x तक? 5x तक, यानी कि आपका अगर यहां पर 8 लाख का पैकेज है तो आपको 40 लाख तक का पैकेज अगली कंपनी ऑफर कर सकती है 1 साल के अंदर। इतनी जंप हो सकती है। कब? जब वो आप प्रोडक्शन की टूल्स एंड टेक्निक सीख जाओगे। क्योंकि मान लो, जैसे कि मैं बताता हूं, MNC में जिसमें मैंने काम किया, BMD प्राइवेट लिमिटेड, उसके यहाँ जितनी भी मशीन्स थी वो जर्मन लिमिटेड मशीन्स थी, यानी जर्मनी की थी, मेड इन जर्मनी। अब मैं उस पर काम करना सीख गया, एक लेबर उस पर काम करना सीख गया, और दूसरी कोई नई यूनिट खुल गई, है ना, और वो भी मेड इन जर्मनी मशीन ले आए, तो उसको सीखने की ट्रेनिंग डेवलपमेंट का खर्चा भाई साहब 1.5-2 साल का होता है, और 2 साल तक तो उसको खिलाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं कोई वो बंदा ले आऊं जो उस मशीन को चलाना जानता हो तो उसको ज्यादा सैलरी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पैसा बच गया। तो ये OR की जॉब का मतलब एकदम दमदार। तो अगर कोई बीटेक का बंदा है, अगर कोई टेक्निकल ग्राउंड का बंदा है, तो OR की जॉब यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल रिसर्च की जॉब बहुत बढ़िया स्ट्रीम रहती है। चारों के अंदर, 5 के अंदर जितनी भी स्ट्रीम्स है, सबसे ज्यादा पैकेज अपन को मिलता है मार्केटिंग में, इसके बाद पैकेज जाता है HR वालों का, इसके बाद पैकेज जाता है फाइनेंस वालों का। IB का तो मैंने बताया अलग ही स्वैग है, इंटरनेशनल लेवल पे बात चली गई तो उनका भी बहुत हायर पैकेज है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट टॉप का अगर पैकेज बोलो तो IB का है। उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद HR, और उसके बाद अपने फाइनेंस, और उसके बाद हमारा IT सेक्टर आता है। क्यों? क्योंकि MBA एंड IT इज इक्विवेलेंट टू BCA ग्रेजुएट उनकी नजर में। अगर आपने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है तो IT सेक्टर ज्वाइन करो, BTech कर रखा है IT सेक्टर ज्वाइन करो, MTech कर रखा है IT सेक्टर ज्वाइन करो, MBA में
आई होप सारे डाउट्स मैंने 1 आवर के करीबन अप्रोक्स सेशन हुआ है, सब कुछ आपको क्लियर किया है। अब आप खुद अपने आप से डिसाइड करिए कि भाई मैं तो HR का बंदा हूं, मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, मैं तो IT का बंदा हूं, मेरे को तो यही काम पसंद है। यानी आपका दिल क्या कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है वो चॉइस कर लो। हर सेक्टर में मैं आपको ग्रोथ करने के टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, कोर्स, सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपका करियर 2x पे ग्रोथ करेगा कम से कम। जिस सैलरी में आपको मिलने चाह रही थी, आपको मतलब अगर कॉलेज वाले 4 लाख का ऑफर दिलवा रहे हैं तो मैं आपको 8 लाख के अप्रोक्स ऑफर दिलवाने की कोशिश करूंगा। कैसे? कुछ आपकी स्किल एनहांसमेंट होगी, कुछ आपको ऐसे कोर्सेज बताए जाएंगे, कुछ आपका ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होंगे, कुछ वर्कशॉप होगी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होगी जो आपको करके आपकी सैलरी आपके पड़ोसी से ज्यादा लग जाएगी। तो ये सारी बातें अपन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स पे चर्चा करेंगे, PhD पे चर्चा करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आगे सुनना चाहते हैं या थक गए यहाँ तक सुनते सुनते। तो और मस्त रहिए, और कंपटीशन 1000 रुपये जीत सकते हो, देखो कोशिश करना। 50 मिनट 60 मिनट्स का वीडियो रहा, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर करे। फिर भी किसी को डाउट है कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, पर्सनली मैं जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।